ये कहानी है एक छोटे से गांव कमलापुर की, जहां एक गरीब मोची अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। मोची के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वह खत्म होता जा रहा था। एक दिन मोची अपनी पत्नी से कहता है, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ ना तो कोई काम है ना कमाई का साधन। पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, वहाँ काम मिल जाएगा और काम के बदले ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे। पड़ोस के गांव में जाके अपना मोचीगिरी का काम शुरू करूँगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूँगा, कम से कम घर चलाने लायक पैसे कमा लूँगा। क्यों? पड़ोस के गांव में ज़्यादा लोग के जूते चप्पल टूटे हैं क्या? यहाँ रह के कोई और काम नहीं कर सकते? दूसरे गांव जाके वहाँ पैसे कमाएंगे। अगली सुबह मोची जल्दी से उठकर अपना सामान लेके चुपचाप दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा और दोपहर होते होते मधुबनी पहुंच गया। थका हारा भूखा प्यासा मोची जब मधुबनी के बाजार पहुंचा तो बाजार देख के हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे मोची ने अपनी दुकान लगा रखी थी। अरे यहाँ तो बहुत सारे मोची पहले से ही अपनी दुकान लगा के बैठे हैं। ऐसे में मुझ अनजान को काम कौन देगा? लगता है यहाँ से भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, खाली हाथ मैं अपने घर नहीं जा सकता। मोची उदास होके कुछ सोचने लगता है और तभी मोची को एक तरकीब आती है, ग्राहक को अपने पास बुलाने की। मोची ने अपनी दुकान लगाई और एक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में जूते का अस्पताल, यहाँ जूते चप्पलों का इलाज किया जाता है। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते को नए बनवा लो। लोगों ने जब मोची को देखा तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। नए जूते बनवा लो, नए जूते बनवा लो, या अपने पुराने जूते को नए बनवा लो। अरे जूतों का अस्पताल। अरे भाई मोची, क्या बात है, मेरे इस जूते का इलाज तो करो। हाँ हाँ सेठ जी, अभी करके देता हूँ। मोची अपने अस्पताल में बैठ के जूते चप्पलों का इलाज करने लगा। ये लीजिए सेठ जी, आपका ये जूता अब बिल्कुल स्वस्थ है। अरे भाई वाह, कितने लगे इसके इलाज में? बस 10 तांबे के सिक्के सेठ जी। ये लो भाई तुम्हारे सिक्के। ऐसे ही दूसरे ग्राहक मोची के अस्पताल में अपने जूतों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। शाम होने के बाद वो मोची एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आज तो मैंने बहुत पैसे कमाए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा और एक घोड़ा खरीदूंगा। मोची ने ऐसे ही मन लगा के मेहनत से काम किया और कुछ महीनों में ही उसने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और उन सोने के सिक्कों में से 2 सिक्कों से एक व्यापारी के पास से एक घोड़ा खरीदा। और अगले दिन मोची ने अपना सारा सामान लिया और घर की ओर निकलने लगा। मोची के घर के रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा और उसे वहां रास्ते में एक डाकुओं का समूह दिखा। अरे बाप रे, ये तो डाकू लग रहे हैं। अगर इसने मेरे से सारे पैसे छीन लिए तो मैं दोबारा गरीब हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मोची बहुत चतुर था, वह बिल्कुल डरा नहीं। उसने एक सोने के सिक्के अपने घोड़े के गले में बांध दिया और आगे चलने लगा तो उसे डाकुओं ने पकड़ लिया। अरे इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? जल्दी से अपना सारा कीमती सामान और पैसे मुझे दो। डाकू भाई, मैं एक गरीब मोची हूँ, मेरे पास ये घोड़े के सिवाय और कुछ नहीं है, कृपया करके मुझे जाने दो डाकू भाई। वही घोड़े ने अपना गला हिलाया, तभी उसके गले से वो सोने का सिक्का नीचे गिर गया। अच्छा मक्कार, झूठे मोची, मुझसे झूठ बोल रहा है। तुमने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और सोने का सिक्का कहाँ से आया? रुकिए रुकिए डाकू भाई, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। दरअसल ये घोड़ा सोना निकालता है, इसी वजह से मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, फिर तो ये घोड़ा मुझे देना होगा। हम तभी तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे। मैं ये बिल्कुल तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैंने ये तुम्हें दे दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, चलो, इसके बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। ठीक है, ये घोड़ा तुम रख लो। एक बात का ध्यान रखना, ये घोड़ा आपस में बराबर एक दूसरे के साथ रखना, वरना ऐसे ही पैसों के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने अपना घोड़ा बेच दिया और सारे सोने के सिक्के लेके घर लौट आया। मोची बहुत खुश था, क्योंकि उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिले थे। उन सिक्कों से मोची ने अपने ही गांव में जमीन खरीदी। इधर डाकू भी घोड़े को लेके अपने अड्डे पहुंच गया था और डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम लोगों की सरदार होने की वजह से सबसे पहले घोड़े मैं रखूंगा।
बाकी के डाकू सरदार की बात मानी। सरदार उस रात उस घोड़े के साथ ही सोया और अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वहां आसपास कुछ नहीं है। उसने अपने आसपास सही से देखा लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला। सरदार समझ गया कि मोची ने उसे बेवकूफ बनाया है। इसी बीच वहां एक और डाकू आया। सरदार, आपको सोना मिला? हमें भी बताइए कि कितने सोने के सिक्के दिए इस घोड़े ने। ये तुम खुद ही आज रात पता लगा लोगे जब तुम इसे अपने साथ रखोगे। सरदार उसे कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो सबके सामने बेवकूफ बनना नहीं चाहता था। ऐसे ही एक एक करके सभी डाकुओं ने घोड़े को अपने साथ रखा पर उनमें से किसी भी डाकू को कुछ नहीं मिला। वो सारे समझ गए कि उसे मोची ने बेवकूफ बनाया है। इस मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब हम उसे सबक सिखाएंगे। सरदार, उस मोची ने हमें इस मामूली घोड़े के बदले 50 सोने के सिक्के में बेचा है। हम उससे अपने सिक्के वापस लेंगे और हमें धोखा देने की जरूरत करी हम उसे सजा देंगे। हाँ चलो, अभी सबक सिखाएंगे। सारे डाकू मोची के घर की तरफ निकल गए। मोची अपने खेत में काम कर रहा था। उसने सभी डाकुओं को अपने घर की तरफ आते देखा। वह जल्दी से अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी एक डाकुओं का समूह आएगा और आके मेरे बारे में पूछेगा तो कहना मैं खेत में काम कर रहा हूँ और अपने कुत्ते भोला को मुझे बुलाने के लिए भेजना। ये कहकर मोची अपने घर के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद सारे डाकू मोची के घर पहुंचे। वो मोची कहाँ है? बुलाओ उसे, हमें उससे बात करनी है। वो तो अपने खेत पे काम कर रहे हैं। अच्छा आप रुकिए, मैं अपने कुत्ते भोले को भेजती हूँ। भोला, भोला, जरा अपने मालिक को बुला के लाओ तो उनसे कहना कि कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं, उन्हें कुछ बात करनी है। ये देख के सारे डाकू हैरान हो गए। क्या ये भोला कुत्ता सही में मोची को बुला के लाएगा? हाँ हाँ, ज़रूर बुला के लाएगा। जब ये खेत पे काम करते हैं और मुझे इनसे बात करनी होती है ना, तो मैं भोला को ही भेजती हूँ, उन्हें बुला के लाता है। भोला हमारी सारी बातों को समझता है और हम उसकी बात को समझते हैं। डाकू मोची की पत्नी से बात कर ही रहा होता है कि मोची वहां आ जाता है। अरे डाकू भाई, आप आए हैं? भोला ने बताया कि कुछ लोग आए हैं और वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो बताइए क्या बात करनी है। हमें तुम्हारे इस घोड़े से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आज जो कुछ भी है मेरे पास सब इस घोड़े की बदौलत है। चलो ठीक है, हम तुम पे एक बार और विश्वास करते हैं, पर उसके बदले तुम्हें ये कुत्ता भी बेचना होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कुत्ते को बिल्कुल नहीं बेच सकता। अरे नहीं, ऐसे मत बोलो। चलो, इस कुत्ते के बदले 40 और सिक्के दूंगा। थोड़ा इनकार करने के बाद मोची मान जाता है कुत्ता बेचने के लिए। डाकुओं ने कुत्ता लिया और चले गए। जब सभी डाकू अपने अड्डे पर पहुंचे और ऐलान किया कि सरदार होने के नाते पहले वो कुत्ते को अपने पास रखेगा। बाकी डाकुओं ने सरदार की आज्ञा मानी और वहां से चले गए। सरदार ने अपने बेटे मोहन को बुलाया। सुनो मोहन, मैं काम पे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो इस कुत्ते को भेज देना। जैसा आप कहे पिताजी। कुछ देर बाद एक डाकू को सरदार से कुछ काम आन पड़ा। बेटा मोहन, अपने पिताजी को बुलाना, मुझे कुछ काम है। ठीक है, आप रुकिए, मैं उन्हें बुलाने के लिए भोला को भेजता हूँ। भोला, जरा पिताजी के पास जाके कहो कि कोई आया है उनसे मिलने। भोला कुत्ता सरदार के अड्डे से निकला और सरदार के पास जाने के बजाय मोची के घर पहुंच गया। जब सरदार अपने अड्डे पे वापस आया तो देखा वह कुत्ता नहीं है। वो जान गया कि भोला जरूर अपने मालिक के पास गया होगा। फिर वो अकेले मोची के घर चला गया। सुनो मोची, क्या भोला कुत्ता तुम्हारे पास आया है? हाँ हाँ, वो यहाँ वापस आ गया। मेरे ख्याल से उसे जरूर मेरी याद आई होगी, इसलिए वो यहाँ आ गया। मेरी मानिए तो उसे थोड़ा समय दीजिए, आपको भी एक दिन मालिक मान लेगा। सरदार कुत्ते को अपने साथ वापस लेके आया और अपने दूसरे साथी को दे दिया। भोला कुत्ता एक एक करके सारे डाकुओं के साथ रहा, लेकिन हर दिन मोची के पास लौट आता। सबने जान लिया कि मोची ने एक और बार उसे बेवकूफ बनाया है। सब सोचने लगे कि इस मोची का अब क्या किया जाए। इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इस बार मोची को सबक जरूर सिखाएंगे। इस बार फिर से सारे डाकू मोची के घर पहुंचे। उन्होंने मोची की एक ना सुनी। मोची को सबक सिखाने के लिए सबने मिलकर मोची को एक बोरे में डाला और वहां से चल दिया। मोची चुपचाप बोरे में पड़ा रहा। रास्ते में सारे डाकू एक कुटिया के पास से गुजरे तो एक डाकू ने कहा, सरदार, बहुत धूप है और गर्मी भी लग रही है,
क्या हम थोड़ी देर आराम कर लें? सभी डाकू मोची को वहीं छोड़कर आराम करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मोची के बगल से एक सुअरों का झुंड गुजर रहा था। तभी मोची को एक तरकीब सूझी। उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। सुअरों के मालिक ने मोची की आवाज सुनी और वो मोची की ओर आने लगा। अरे रुको रुको, क्या हुआ तुम्हें? कौन हो तुम और किसने तुम्हें इस बोरी में डाला? मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी जबरदस्ती जमींदार की बेटी से शादी कराने लेके जा रहे हैं। तो तुम पागल हो क्या? क्यों नहीं करना चाहते हो शादी? मैं तुम्हारी जगह होता तो जरूर शादी कर लेता। अगर ऐसी बात है तो आओ, मैं तुम्हें बोरे में डाल देता हूँ। वहां जाके तुम उसकी लड़की से शादी कर लेना। सचमुच? बेशक, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर तो निकालो। सुअरों के मालिक ने मोची को बोरे से बाहर निकाला और खुद अंदर घुस गया और मोची ने उसे बाहर से बांध दिया और उसके सारे सुअर लेके वहां से चला गया। जब धूप कम हुई तो सारे डाकू कुटिया से बाहर आए और बोरे को उठा के चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। क्यों ना हम इस मोची को यही तालाब में फेंक दें? इससे उसे अच्छा सबक मिल जाएगा। डाकुओं ने उसे तालाब में फेंक दिया और वापस जाने लगे। रास्ते में उसने मोची को सड़क पर देखा। वो हैरान रह गए। अरे तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे डाकू भाई, उस तालाब में एक जादुई स्थान है और वहाँ बहुत सारा सोना है और ये सारे सुअर उस स्थान की रखवाली कर रहे थे। मैं इन सुअरों की मदद से वहाँ से वापस आया और कुछ सोना भी अपने साथ लेके आया हूँ और फिर से वहीं जा रहा हूँ। सुनो, तुम हमें उस जादुई स्थान का पता बताओ और खबरदार, वहाँ रखे सोने को तुम अब हाथ भी नहीं लगाओगे। पर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर इतना जोर दे रहे हो तो मैं बता देता हूँ। तो सुनो, जहाँ तुमने मुझे फेंका था वही पानी के नीचे है। डाकुओं का समूह एक एक करके सभी तालाब में कूद गया, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बार भी मोची अपनी चतुराई से बच गया।